हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट 2 में। हम पढ़ रहे थे हमारा सौरमंडल जिसका नाम था सोलर सिस्टम। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने इसमें पढ़ा था सूर्य सौर परिवार का मुखिया। उसके बाद पढ़ा था हमने कि ग्रह से परिचय लिया था। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आसमान में टिमटिमाते तारे ये बताए थे। पृथ्वी हमारा घर ये बताए थे मैंने। उपग्रहों की सैर ये भी हमने पढ़ लिया था। और अब फाइनली हम यहाँ पे है उपग्रह की परिक्रमा जो होती है अवधि एवं ग्रहों की परिक्रमा अवधि एवं उपग्रह की संख्या की। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। क्रम देखिए, पहले में है बुध ग्रह जो कि 58.6 दिन में अपना क्या करता है, वो अपने अक्ष पर घूमता है। यानी 58.6 दिन में क्या करता है, वो अपने अक्ष पर घूमता है। और सूर्य का चक्कर एक परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है? तो 87.97 दिन में वो अपनी सूरज परिक्रमा पूरी करता है। किसकी? सूरज के चारों ओर जो घूमती है सो। और इसका कोई उपग्रह नहीं है। दूसरे में आता है शुक्र। इसका ये जो है सो 243 दिन में अपने अक्ष पर घूमता है। और 224.7 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी आ जाते हैं। पृथ्वी 23.9 घंटा एक दिन जिसको बोलते हैं, उसमें अपनी परिक्रमा पूरी करता है। मतलब परिक्रमा नहीं, अपने अक्ष पर ये घूमता है। ठीक है। और एक परिक्रमा ये 365 दिन में पूरी करता है। 0.3 लगा दिया गया है। और इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। और चौथे में आ जाते हैं मंगल ग्रह। नहीं दिख रहा होगा आपको, मंगल ग्रह ये 24.6 घंटा में क्या करता है, अपने अक्ष पर घूमता है। और 687 दिन में सूरज की एक परिक्रमा पूरी करता है। और इसके 2 उपग्रह है। अब आ जाते बृहस्पति। ये 9.9 घंटा में अपने अक्ष पर घूमता है। 11.86 वर्ष इसको लगते हैं सूरज की परिक्रमा करने में। और इसके 63 क्या है, उपग्रह है। अब आते हैं शनि। 10.3 घंटा में ये पूरा करता है और इसको अपने अक्ष पर घूमता है। ठीक है। और 29.46 वर्ष लगते हैं इसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में। इसको 62 क्या है, उपग्रह है। अब आ जाते हैं जिसको अरुण बोलते हैं, न्यूरेस जिसको अरुण बोलते हैं। ये 16.2 घंटा में अपने अक्ष पर घूमता है। और 84.1 वर्ष में ये क्या करता है, सूर्य का एक चक्कर लगाता है। 27 उपग्रह इसके। वैसे ही वरुण का है, ये कितना 18.5 घंटा में ये अपने अक्ष पर घूमता है। 164.80 वर्ष लगता है इसको सूर्य का परिक्रमा करने में। 13 उपग्रह है इसके। अगर पूरा देखा जाए तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। इन सभी में जो है इतने हैं, इन सभी में सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? तो ये बृहस्पति के पास है। किसके पास है? 5 नंबर बृहस्पति के पास है। ठीक है, चलिए नोट।
हाल के अनुसार एवं खोजों के उपरांत प्लूटो को ग्रह की सूची से निकाल दिया गया। कभी कभी आकाश में टूटकर गिरते हुए तारे दिखते हैं। ये तारे नहीं होते, बल्कि ये पत्थर के छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण यह गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे प्रकाश इतने पढ़ते हुए, ठीक है, इतना ज़्यादा क्या होते हैं, जल जाते हैं। तो नेट दिया गया है। नोट, हाल के अनुसार एवं खोजों के उपरांत जो है सो प्लूटो जो है एक ग्रह था पहले, उसको ग्रह की सूची से निकाल दिया गया है। और कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। यानी कभी कभी आप देखते होंगे तो आकाश से टूटते हुए तारे दिखाई देते हैं, और जो सूर्य के, ठीक है, लेकिन दिखते हैं। ये तारे नहीं होते, बल्कि ये छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो सूर्य के चारों ओर जो पिंड होते हैं, जो उसके चक्कर लगाते हैं ना, उसके होते हैं। इन्हें हम उल्का कहते हैं। और टूट कर गिरने के कारण और हवा के घर्षण के कारण ये जल जाते हैं, गर्म से जल जाते हैं। लेकिन जब पहले कोई भी टूटता था ना, तारा नहीं उसको हम बोलते थे, लेकिन पहले हम लोग नहीं जानते थे। तो कोई तारा टूटता था ना, तो हम लोग विष मांगते थे। कोई भी विष जो है सो सभी मांगते हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि अंधविश्वास है, जो ये अंधविश्वास है। अगर कोई इस किताब को ना पढ़े तो वो तो अंधविश्वास ही में रह जाएगा कि वो तारा गिरता है और विष हमेशा मांगता रहेगा। तो ऐसी बात नहीं होती है, ठीक है। मानो तो विज्ञान, ना मानो तो अंधविश्वास। चलिए, यहाँ पे आपको देख सकते हो इमेजिन भी दिखाया गया है। इतना देखिए, ये सब क्या है पता है आपको? मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए ये सब क्या है पता है आपको? ये छोटा छोटा इतना छोटा है। ये सब क्या है पता है आपको? ये सब पत्थर है, आकाश गंगा इसको बोलते हैं। ये क्या है पता है आपको? आकाश गंगा दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। आपने देखे होंगे गड्ढे बहुत सारे। हम पढ़ लेते हैं ध्रुव तारा। क्या है ध्रुव तारा? यह एक अस्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा निश्चित, जिसको हम क्षितिज क्या बोलते हैं, क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। परंतु जो हम ध्रुव की ओर देखते हैं से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी, उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखता है। इसलिए प्राचीन काल से ही
नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान क्या था, करवाता रहा है। ध्रुव तारा। अब हम ध्रुव तारा किसको बोलते हैं, तो इसकी एक आपको फ्यूज दी गई है, देख सकते हो, ठीक है। यह एक अस्थिर तारा है, यह एक अस्थिर तारा है, ठीक है। अस्थिर यानी एक ही जगह पे रहता है, ठीक है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है, यानी वहाँ पे है, अस्थित है इसको बोलते हैं, ठीक है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्या है, शिक्षित पर दिखाई देता है। परंतु जो हम ध्रुव की ओर देखते हैं, ध्रुव, तो वो क्या देखा, ऊंचाई बढ़ने लगती है उसकी, ठीक है। और ऊंचाई जितनी डिग्री होगी उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा, ठीक है। यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखता है। इसलिए प्राचीन काल में जब नाविकों होते थे, यानी जो नाव चलाने वाले थे, उनको इसका ज्ञान होना जरूरी होता था, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है। तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूह की संख्या 12 है, जिन्हें हम राशि भी कहते हैं। राशियों में जो तारे हैं वे किसी न किसी आकृति के तरह नजर आते हैं। नाम पर इन राशियों के नाम दिए गए हैं। ये नाम हैं मेष, वृष, मीन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीना। तो तारों के कई विशेष समूह होते हैं। जब पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, तब सूर्य विभिन्न तारे समूह के बीच नजर आता है। ऐसे तारों की संख्या जो है 12 होती है, 12 है, ठीक है। इन्हें हम राशियाँ भी कहते हैं। इन राशियों में जो तारे हैं वे किसी न किसी आकृति के तरह नजर आते हैं, यानी इसमें ऐसी कोई हो ही नहीं सकता उसका कोई आकृति नहीं हो, उसका कोई शेप ही ना हो। जितने भी आप देखोगे न तारे, उन सभी के शेप होते हैं, सभी के आकृति होती है। इन्हीं आकृतियों के नाम पर उनकी क्या रखा गया, उनका शेप है ना, उनके अनुसार उनका नाम रखा गया, ठीक है। चलिए, तो उनके नाम है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, मीन, कुंभ, मकर, धनु, वृश्चिक, तुला, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइए, पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समूह है, जिसकी संख्या 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी दौरान तारों के इन समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र इस प्रकार हैं: अश्विनी, बहुत ज़्यादा इसके नाम हैं। आपको नाम याद करते करते बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको मैं बहुत इजी सा बताऊंगी। पहले हम इतना सॉल्व कर लेते, उसके बाद इसके नाम देखेंगे, ठीक है।
पृथ्वी के चारों ओर जो है सो विभिन्न तारे समुदाय हैं, ठीक है। इसकी संख्या 27 है। चांद को सूरज बोल रही हूँ मैं, पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद तारों के समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है, ठीक है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र इस प्रकार है। इसके नाम भी आप देख सकते हो। देखिए क्या है, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मेघा, पूर्णा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त जिसको हम बोलते हैं हथिया, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, जयोठ, मूल, पूर्ण, आशोध, उत्तरा आशोध, धनिषा, संबिसा, द्रापद, उत्तराद्रापद एवं रेवती। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है। यानी कि जो पृथ्वी है, इन सभी नक्षत्र, आपको यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे इन क्या है, इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र इस प्रकार है, ठीक है। ये जो नक्षत्र है, इनको पृथ्वी जो है सो प्रत्येक नक्षत्र को क्या करती है, 14 दिन में पार करती है। यानी एक को 14 दिन में पार करती है, इसलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिनों की होती है। ज्योतिष जो होते हैं, उसके विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम के गहरे संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दिशा देखकर दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष का पारंपरिक यही है। आज गोविंद को ब्रह्मांड की विशालता एवं समस्याओं का पता चला। इसे नई जानकारी मिली कि वह काफ़ी खुशी घर लौटा। गोविंदम खुशी जो है सो घर पे लौट आया। अब हम पढ़ते हैं आकाशगंगा, तारों की नदी। अब हम तारों की नदी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मेरा तो फेवरेट है, आप बताना। इसके अलावा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगा भी है। गोविंद ने पूछा, ये आकाशगंगा क्या है पिताजी? खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफ़ेद चादर पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। तो अब आकाशगंगा क्या होता है, अब हम जानते हैं आकाशगंगा किसे कहते हैं। हमने पढ़ तो लिया, मैं आपको अभी समझा देती हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो है सो ब्रह्मांड में आकाशगंगा भी है। गोविंद ने अपने पापा से पूछा कि आकाशगंगा क्या होता है पापा? खुले आकाश में, उसके पापा जवाब देते हैं, खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की
तरह दूर तक असंख्य जो तारे फैले होते हैं ना, सफ़ेद चादर पट्टी, और उसकी कल्पना जो है आकाश में प्रकाश की बहती हुई उसकी कल्पना आप करो तो इसकी जो है कल्पना आप आकाश में प्रकाश की जो चादर बहती है ना, उससे कर सकते हो। इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम आकाशगंगा बोलते हैं। ठीक है, आपको आकाशगंगा का परिभाषा लिखना पड़े तो आप यहाँ से लिख सकते हो। आप यहाँ से लेके आपको बता देती हूँ, यहाँ से पट्टी है जिसकी कल्पना यहाँ तक, आप यहाँ तक तो लिख सकते हो, पर अगर आप यहाँ तक लिखोगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट, हमारा इतना ही। चलिए, सप्तऋषि, तारों का समूह। अब सप्तऋषि क्या होता है? अगर मैं बता दूं तो तारों का समूह जिसमें 7 तारे होते हैं उसको सप्तऋषि बोलते हैं। अब देख लेते हैं इसका भी परिभाषा। गोविंद, जब रात में तुम देखोगे तो उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा। इसे सप्तऋषि कहते हैं। मैंने सही बोला था शायद। उत्तर भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर रखा है, जो इस प्रकार है। तो अब ऋषियों के नाम पर भी धरा हुआ है। क्या है? ऋतु, पुलह, पुलस्त्य, औत्र, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मरीचि। ठीक है, यूनानी ग्रंथों में इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा एवं जेटा कहा